नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य में प्रीति रावत आपके साथ। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान मौजूद है उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना। तो आइए हम बातचीत कर लेते हैं उनसे और जानते हैं कि बाल संरक्षण को लेकर क्या कुछ प्राथमिकताएं लेकर चल रही है, क्या कुछ रणनीति लेकर वह चल रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका समय साक्ष्य में। नमस्कार। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, कुछ समय आपको हुआ है यहाँ पे ज्वाइनिंग को, क्या कुछ प्राथमिकताएं आप लेकर चल रही हैं बाल संरक्षण को लेकर? देखिए, बाल संरक्षण और बाल अधिकार एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन समाज के रूप में, एक सोसाइटी और हमारी पॉलिटिकल विल की अगर बात करें तो एक काफ़ी नवीन एफर्ट है ये। यहाँ पर भी ये एक्ट 2011 में आया, यूपी में ये एक्ट 2015 में लागू हुआ। तो बच्चों के अधिकारों को लेके हमारी जो चेतना है और इस सोसाइटी को बाल एप्रोप्रिएट बनाने की जो हमारी कोशिश है वो तो अभी थोड़ी नेसेंट हैं, थोड़ी अभी नई हैं, और इसलिए उनको पूरी गति देना और अपनी विजन को एक इंस्टीट्यूशनल रूप देना मेरी प्राथमिकता है कि आगे आने वाले समय में भी जो भी मुहिम हम शुरू करें वो चलती रहे। बाल संरक्षण या उनके अधिकारों की बात करें तो कल मसूरी की बात हो, चाहे सिलागुई की, आपकी छापेमारी से कई जो है बातें सामने आई हैं, क्या कुछ वे मामले रहे हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स अपने आप में बहुत अहम हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो सरकारी सिस्टम में जो गैप है उसको ब्रिज करते हैं और बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं। वहाँ से बहुत ब्राइट बच्चे जो कल को हमारा डॉक्टर, वकील, पॉलिटिकल लीडरशिप, उन सब को वो दिशा ज्ञान दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं कि क्योंकि उनको एक असीमित अधिकार हो जाता है, 6 घंटे के लिए हम अपना बच्चा किसी के हवाले कर देते हैं, तो उनके अधिकार परिवार के ऊपर और उस बच्चे के ऊपर असीमित हो जाते हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सब शिक्षण संस्थान शायद समझ नहीं रहे हैं। और हम ये मैं छापामारी तो नहीं कहूँगी, बट ये रूटीन इंस्पेक्शंस का मैंने एक परफॉर्मा बनाया है और शिक्षा विभाग के साथ मिलके, और ख़ास तौर पे 2 साल के कोविड पीरियड के बाद जब अब स्कूल खुल रहे हैं तो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं, वहाँ के टीचिंग स्टाफ की शैक्षिक गुणवत्ता क्या है, स्किलिंग और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे कितना स्थान है, फीस वृद्धि एप्रोप्रिएट है, इन सब को लेके। और एक बहुत अहम है, एटलीस्ट कोविड के बाद हमें लोगों में जागृति आई है स्वास्थ्य के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे कल के स्कूल में हमने पाया कि एक बहुत ही रिमोट एरिया में है, आसपास कोई अस्पताल नहीं है और वहाँ पर भी कोई डॉक्टर नहीं है। और जो नाम पूछा प्रिंसिपल से तो उन्हें वो कहनी है कि विजिटिंग डॉक्टर है। फिर विजिटिंग डॉक्टर का नाम ना नर्स को पता है ना प्रिंसिपल को पता है, तो इसका मतलब साफ है कि जो ये नाम हमें बताया जा रहा है वो असली नहीं है। किसी अस्पताल के साथ हमारा MOU है, एक बड़े अस्पताल का नाम लेके देहरादून के, उन्होंने कहा कि हम वहाँ भेजते हैं, लेकिन उनके साथ अगर MOU की कॉपी मांगी तो वो प्राप्त ही नहीं हुई। तो सभी शैक्षिक संस्थाओं को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ को और उसे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस की तरह विकसित करने पे हमारा जोर रहेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन का मतलब सभी स्कूल ऐसा समझते हैं बस वो 25% बच्चों को फ्री पढ़ाना। और क्योंकि कुछ स्कूल्स माइनॉरिटी में हैं, कुछ स्कूल्स के पास और स्पेशल स्टेटस है, तो वो कहते हैं कि साहब रेजिडेंशियल स्कूल्स जैसे कि जी हमें तो फ्री बच्चे नहीं पढ़ाने, इसलिए हम RTE से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। RTE इज़ राइट टू एजुकेशन, विच एवरी स्कूल को उसका सिग्नेटरी होना है, और उसमें एक क्लॉज है फ्री एजुकेशन। तो माइनॉरिटी को या रेजिडेंशियल स्कूल को उससे मुक्ति है, लेकिन बाकी सब नियमों से वो बंधे हुए हैं। सो मैंने एक अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक अपनी तरफ से एडवाइजरी दी है, और उसके तहत वो हर स्कूल से उस प्रश्नोत्तरी पे उत्तर मानेंगे। एक और बात सामने आई है कि कुछ स्कूल्स जो पुराने यूपी के टाइम से रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने उत्तराखंड में नवीनीकरण ही नहीं करा। जब उत्तराखंड में नवीनीकरण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनका जो डेटाबेस है, उन तक हमारी बात है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुंचती है। जैसे स्कूल ने कह दिया कि साहब हमारे को तो कोई चिट्ठी नहीं आई, तो हम एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि हर स्कूल को अभी शिक्षा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कराना और शिक्षा विभाग से
उत्तराखंड शिक्षा विभाग की एनओसी लेना अनिवार्य करेंगे, ताकि फिर कोई स्कूल ये ना कहे कि मैं उस डेटा में था ही नहीं, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं। हालांकि लैक ऑफ नॉलेज और ignorance of law is no excuse not to oblige the law, बट फिर भी हमें उस समय थोड़ा सा हमको शांत रहना पड़ता है कि वो जब कहते हैं कि साहब हमारे पास जानकारी नहीं थी, तो हम पूरा अपना डेटाबेस को रिवाइज करेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट को, और सब स्कूलों के जो टीचर्स हैं और उनकी शैक्षिक गुणवत्ता क्या है, और उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और यही मेरा थ्रस्ट रहेगा। और क्योंकि मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, हमेशा से मैंने बच्चों के बीच में स्वास्थ्य को लेकर चिंतन और कार्य किया है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डे स्कूल में भी एक हेल्थ इन्फर्मरी होना आवश्यक है। रेजिडेंशियल स्कूल है, पास में अच्छा अस्पताल है, विजिटिंग डॉक्टर हो सकता है, दूर है तो रेजिडेंशियल डॉक्टर होना ज़रूरी है। मेरे को अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस से पता है कि कुछ स्कूलों में इसलिए बच्चों की जान चली गई क्योंकि उन्हें समय से CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की सुविधा नहीं मिल पाई। तो हर स्कूल में हर 50 बच्चों पे एक टीचर या कोई भी क्लर्क, कोई भी स्टाफ का CPR में ट्रेंड होना अनिवार्य करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन को हमें एक अहमियत देनी होगी। वाटर एंड सैनिटेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए क्या है। अगर रेजिडेंशियल स्कूल है तो वो अपने, जैसे इसी स्कूल में मैंने जब पूछा तो दे हैड नो आंसर, जबकि मेंस्ट्रुअल पैड कॉमन वेस्ट में नहीं जा सकता ना, वो बायोमेडिकल एजेंसी के साथ उसका अनुबंधन वो नहीं दिखा पाए मुझे, तो हमें वो बायोमेडिकल को लेके भी उनको चेताना होगा और उनको चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस की तरह विकसित करना होगा। तो ये स्कूलों को लेके मेरा अभी तक का विजन है। राइट टू एजुकेशन की आपने बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो इस पे थोड़ा जागरूक नहीं है, चाहे दूर दराज की बात करें या गांव साइड की बात करें। इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी यहाँ पे करते दिखाई देते। राइट टू एजुकेशन में ना पेरेंट टीचर बॉडी एक बहुत अहम मुद्दा है, और उसका अगर बना हुआ है और वो ठीक से फंक्शन कर रही है, और अगर नहीं बनी हुई है तो उस पर पेनल्टीज़ हैं विच आर ग्रॉस, हेवी पेनल्टीज़ है, और हम उसी की अवेयरनेस स्कूल वालों को ला रहे हैं। जो हमने ऑडिट परफॉर्मा बनाया है अपने, उसमें हम ये भी चेक कर रहे हैं कि उनकी बॉडी, पेरेंट एसोसिएशन बॉडी बनी है कि नहीं बनी है, उसमें शिक्षा विभाग का रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, आयोग का रिप्रेजेंटेशन उसमें जो हमने कह रखा है हमारी पत्रों में, वो रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। और इसी जागरूकता के लिए सभी प्राइवेट स्कूल्स में के सामने हम लोग अपने राइट टू एजुकेशन के बोर्ड्स और बाल संरक्षण आयोग की इंफॉर्मेशन बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे अभिभावकों को, या बच्चों के जो कंसर्न गेट कीपर्स हैं उनको नहीं मालूम है कि कोई बाल संरक्षण आयोग है। देहरादून के लोगों को छोड़ दीजिए, तो दूर दराज के लोगों में अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने उसको अभी एक सिस्टम शुरू करा है कि हम सब वर्चुअल बैठक, कोरोना ने हमें सिखाया है कि हम कैसे वर्चुअल माध्यम का उसको यूज़ कर सकते हैं, और हम अपने DPOs की एक ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद जो DPO, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, वही हमारा नोडल ऑफिसर होता है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है वो वहाँ पर हमारे बिहाफ पे सुनवाई अरेंज करेगा, जिसे हम वर्चुअल, ताकि बागेश्वर या पिथौरागढ़ या चंपावत में बैठा हुआ भी अभिभावक हमारे साथ जुड़ सके। अभी वो लोग सोचते हैं कि कौन जाएगा चल के देहरादून, और कैसे, वाकई में ही जितना उसको रिलीफ मिलना है उससे ज़्यादा तो उसका टॉर्चर हो जाएगा। तो इसलिए हम अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग की, RTE की, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इन सब को लेके हमने अपना IC मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, एंड वेरी सून आप देखेंगे कि आपको प्रदेश भर में वो दिखेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो कोरोना के चलते जो है बच्चों के हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि चाहे ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो या बाहर निकलना कम हो गया था। इसको लेकर क्या कुछ जागरूकता फैला रही है? खाली कोरोना को लेकर नहीं, जैसे मैंने कहा वैक्सीनेशन का कार्ड एक अहम मुद्दा है जो कि हर स्कूल में हर बच्चे का लगा होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों में लाइफ स्किल्स, सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ,
फिजिकल चेंजेस एडोलेसेंट के दौरान आने वाले बहुत सारे बॉडी इमेज, हाइट को लेके वो इधर उधर की इतर दवाइयाँ खाते रहते हैं कि इससे मैं लंबा हो जाऊँगा, या कुछ स्टीरॉयड्स लेने बैठ जाते हैं कि इससे मेरी मसल बन जाएगी। तो हमें और उसके लिए मुझे माननीय हमारी जो मंत्री हैं रेखा आर्या जी WECD की, उनसे भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात जब उनसे हुई तो उन्होंने भी मेरी इस बात से सहमति करी कि हम एक बड़े स्केल पे सभी स्कूलों में एक टाइम टेबल बना के 8th, 9th और 11th के बच्चों के लिए इस तरह की स्वास्थ्य शिक्षा का प्रावधान करें, ताकि उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद से, न्यूट्रिशन बहुत बड़ा है एलिमेंट है कि क्या खाएं बच्चे जिससे हाइट बढ़ेगी, या क्रीम लगाने से आप गोरे नहीं होते हो, आपको अगर अच्छा ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपको इनफ हरी सब्जियां खानी है, या दाल खाने से, प्रोटीन खाने से या अंडा खाने से मसल्स बनती हैं, आपको उसके लिए ये वाली दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं है। तो इस सब को लेके भी हमने एक जागरूकता अभियान चलाएंगे, और आप बहुत जल्दी देखेंगी कि आपको स्कूलों में ये शैक्षिक सत्र, अभी तो चेंज ओवर हो रहा है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एक बार बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह निपट जाएं, फिर हम इसको लागू करेंगे। शिक्षा विभाग और आयोग किस तरीके से साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि देखा जाए तो डायरेक्टली जो स्कूल है वो आयोग के अंदर है। नहीं, हमें बहुत सहयोग मिलता है, और शिक्षा विभाग को हमारी बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो हर मसला खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होती है, और हमारे को अपने पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहिए होता है। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कल भी हमारी खंड शिक्षा अधिकारी आकांक्षा बिष्ट वहाँ पर थी, और उन्होंने पूरी चिट्ठी बनाने में बहुत इंटरेस्ट लिया कि मैडम हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। उसके साथ मेरी लंबी बातचीत हुई, और अभी जो हम लोगों ने इससे पहले वाला करा था, उनकी तरफ से था कि हमने बहुत पहले उनको कहा था, उन्होंने वो नहीं कर पाए, पर वहाँ पर भी पहले कोविड था, फिर मैन पावर की भी, और फिर कभी आचार संहिता थी, तो अभी सब वो सब निपट गया है, कोविड से हम उबर गए हैं, तो मिलके ही चलना है। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन डिपार्टमेंट है मेरा, एजुकेशन इज़ माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक डिपार्टमेंट, और हम लोग मिलके एक अच्छा अपने प्रदेश के लिए कुछ सुंदर रचना करेंगे, और आई थिंक अगले 6 महीनों में आपको उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। बच्चों की सुरक्षा और बाकी सब बातों के लिए तो बाल संरक्षण आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स का कितना आप इस पे महत्व मानती हैं? पेरेंट्स का बहुत महत्व है, और अगर मैं सच बोलूं तो ऐसा नहीं कि सब गलतियां स्कूल की या कभी डॉक्टर की या कभी टीचर की होती हैं। पेरेंट्स को भी बदलते परिवेश में और बदलते समय के साथ अपने थॉट प्रोसेस को मैच करना है। वो लोग सोचते हैं स्कूल भेज दिया तो सब कुछ अब स्कूल की जिम्मेवारी है, लेकिन घर तो सबसे बड़ी प्रयोगशाला भी है, घर सबसे बड़ा विद्यालय भी है। माँ क्या कर रही है, पिताजी कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो कैसे माने कि वो बच्चा जाके स्कूल में टीचर की बात मान लेगा, या वो जब इस तरह से नाप तोल रहे हैं कि अरे तेरी टीचर की हिम्मत कैसे हुई, तो कैसे वो बच्चा डिसिप्लिन में रह पाएगा। तो अभिभावकों को बदलते परिवेश में इंटरनेट की जो ये ऑनस्लॉट है उससे अपने बच्चों को कैसे संभालना है, ये पेरेंट्स को भी सीखना पड़ेगा। एकल परिवारों में अब काउंसलर की एक बहुत अहमियत हो गई है। पहले क्या है, चाचा ताई बुआ मासी, वो घर के अंदर ही काउंसलर मिल जाता था। जो बात मैं माँ को नहीं कह पाती थी वो मैं बुआ को बोल देती थी, जो बुआ को नहीं कह पाए वो मासी ने समझ लिया। आज की डेट में घर में कोई है ही नहीं, माता पिता काम पे गए हैं, बच्चा टीवी और मोबाइल पे इंटरनेट पे कुछ भी देख रहा है। तो उन सब को रेगुलेट करने के लिए पेरेंट्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि सब कुछ आसानी से नहीं देना है, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में जोर देना है। और पढ़ाई और नंबरों की जो दौड़ है वो पेरेंट्स की वजह से, ये घर आए तो ट्यूशन भेज दो, अब ट्यूशन से आए तो बस होमवर्क करा दो, अब सुर दो, तो वो उनकी सेहत के लिए उनके मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। और मेंटल हेल्थ का जो इशू है उसमें उसको रिजॉल्व करने में सबसे बड़ी भूमिका पेरेंट्स ही निभा सकते हैं, क्योंकि परिवार जैसा तो कोई और रिफॉर्म सेंटर हो ही नहीं सकता। चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, बाल संरक्षण आयोग अपना काम कर रहा है, अभिभावक अपना काम कर रहे हैं, ऐसे में बच्चे कैसे समझे कि उनके हक क्या है, वह अपना संरक्षण किस प्रकार से करें? बच्चों को इनफ प्लेटफॉर्म मिले तो स्कूल में जैसे एक आयोग ने बहुत अच्छी शुरुआत करी थी, एक बाल विधानसभा हुई थी, फिर वो कोविड की वजह से रेप्लिकेट नहीं हुई, उसको हम फिर इस बार भी चलाएंगे।
और मैंने आपको कहा ना कि हम सब जगह पे ये बोर्ड्स और वो लगा के कि ये आपके अधिकार हैं तो पता चल जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं पहले तो वो बता दें, और जब जब हम अपने बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना पाएंगे तो ना उनके अधिकारों का हनन होगा और ना वो आने वाले समय में एज पेरेंट अपने बच्चों का अधिकारों का हनन करेंगे, या वो जब शिक्षा विभाग में जाएंगे या वो डॉक्टर बनेंगे तो वो स्वतः ही बाल संरक्षक बन जाएंगे। सो पहले तो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है बच्चों को अधिकारों से ज़्यादा उनकी प्रतिभा का सही ज्ञान और उनको अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ चाइल्ड, एज अ सिटीज़न टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, कि वो कचरे को कैसे कम कर सकते हैं, वो बिजली की खपत को कैसे कम कर सकते हैं, वो आपसी सौहार्द कैसे बना के रख सकते हैं। दे कैन बी वेरी गुड टीचर्स टू देयर ओन पेरेंट्स। कि दादी की अगर कोई रूढ़िवादिता है तो किसी की सुने ना सुने, बहू की सुने ना सुने, अपनी पोती की सुनेगी। बाल विवाह के खिलाफ वो सचेत कर सकते हैं। सो दे कैन देमसेल्व्स बी रोल मॉडल्स, और वो आने वाले समय में जब इनको हम अच्छा सुंदर व्यक्तित्व देंगे तो एक सुंदर समाज की संरचना तो स्वतः ही हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। नमस्कार। यह थे हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से बाल संरक्षण आयोग काम करता है और आगे आने वाले भविष्य के लिए किस प्रकार कदम उठा रहा है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य में प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।